अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम खबर और तज्जिया में खुशामदीद। मैं सना कहवान। प्रोग्राम में मेरे साथ मुजम्मिल सौरवदी साहब। मुजम्मिल साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ बुशरा बीबी के अहम पैगाम के साथ। बुशरा बीबी ने खामोशी बिलाखिर तोड़ दी है। वो बुशरा बीबी जो 26 नवंबर के एहतजाज के बाद से गायब थी और बहुत से सवालात खड़े हो रहे थे कि बुशरा बीबी कहाँ गई, वही बुशरा बीबी आज कह रही हैं कि मैं डी चौक पर अकेली खड़ी थी और मेरी गाड़ी पर भी फायरिंग हुई। मजीद क्या कहा बुशरा बीबी ने, पहले सुन लीजिए। मैं भागने वाली औरत नहीं हूँ और जो खान के लिए निकले हैं उनको तो बिल्कुल छोड़ के मैं नहीं अकेला जा सकती। किसी को नहीं पता था मेरी गाड़ी कौन सी है। डी चौक पे मैं 12:30 बजे तक बिल्कुल अकेली थी अपनी गाड़ी में। उसके बाद बहुत सी गाड़ियां जो आई थी वो उसके बाद आई थी, क्योंकि वो डी चौक जबरदस्ती खाली करा रहे थे। मैंने सबको कहा था कि मुझे अकेले नहीं छोड़ना, लेकिन सबने मुझे अकेले छोड़ दिया था और मैं वहाँ बिल्कुल अकेली थी। ये सिर्फ मैंने आपको बताना है कि बीबी वहाँ अकेली थी और सब छोड़ के जा चुके थे। मैं वो औरत नहीं हूँ जो भाग जाऊँ, मैं अकेली थी और सब मुझे छोड़कर चले गए और सब में अली अमीन गंडापुर भी शामिल हैं। क्या अब इस बयान के बाद पार्टी के अंदर थलथली मचेगी? गंडापुर की गाड़ी में तो वो भागी हैं। अली अमीन गंडापुर की गाड़ी में तो वो उनके बैठते हुए की फुटेज मौजूद है कि वो अपनी गाड़ी से अली अमीन गंडापुर की गाड़ी में जा रही हैं। तो अकेला उन्हें कौन छोड़ गया? मतलब यहाँ तो वो कहे ना कि मैं अपनी गाड़ी में अकेली गई, उनकी वो अपनी गाड़ी में से निकल के स्क्रीन पे नाजरीन देख रहे होंगे अली अमीन गंडापुर की गाड़ी में बैठकर तो गई हैं। तो मेरा मतलब है कि अकेला कहाँ छोड़ दिया अली अमीन गंडापुर ने उनको? अगर अली अमीन गंडापुर अकेले छोड़ के भागे होते तो इनको अली अमीन गंडापुर ने कहाँ से लिया? देखिए ना, टेक्निकल बात यह है कि ये फुटेज मौजूद है। जो बात वो कर रही हैं उसको फुटेज डिनाई कर रही है कि वो अली अमीन गंडापुर की गाड़ी में भागी हैं। फिर इदारे क्या कहते हैं कि उनकी गाड़ी की लोकेशन 11:15 बजे डी चौक से जा चुकी थी। वो कहती हैं मैं 12:30 बजे तक डी चौक थी। 12:30 बजे उनकी गाड़ी की लोकेशन जो थी, जो गंडापुर वाली गाड़ी थी जिसके अंदर वो बैठ के गई थी 11:15 बजे, वो मुनाल पे थी। मुनाल रेस्टोरेंट जो इस्लामाबाद वो के बंद हो गया हुआ जगह, अब मुनाल है ना, वो रेस्टोरेंट तो नहीं रहा ना। तो वो मुनाल जगह पर उनकी गाड़ी है और ये लोकेशन सबको पता है कि उनकी गाड़ी की, वो जो चीफ मिनिस्टर की गाड़ी थी वो 12:15 बजे मुनाल पर थी और वो मुनाल के रास्ते जा रहे थे। तो 11:15 बजे वो डी चौक से जा चुकी थी। वो 12:30 बजे तक कौन से डी चौक पर खड़ी रही और अकेली कैसे खड़ी रही? अगर वो अकेली थी तो कारकुन कहाँ थे? जो 1500 कारकुन पकड़े गए हैं डी चौक से, वो वहां खड़े नहीं थे। मतलब वो तो ऐसे शो करी हैं जैसे पूरे डी चौक पे वो अकेली खड़ी थी। सब कारकुन भी भाग गए हुए थे और सब लीडर भी भाग गए हुए थे और वो अकेली खड़ी थी। भाई सब कारकुन वहां मौजूद थे, आप और गंडापुर भाग गए। दोनों आप और गंडापुर भाग गए। आप वहां खड़े होकर गिरफ्तारी दे देती। 1500 कारकुनों ने गिरफ्तारी दी है ना, तो बुशरा बीबी भी गिरफ्तार हो जाती। वो कहती मैं गिरफ्तारी देने को तैयार हूं, मैं गिरफ्तार हो जाती हूँ। वो कहती रही कि मेरी गाड़ी पर फायरिंग हो गई, मैं वहां से जाना नहीं चाहती थी और मुझे जबरदस्ती गाड़ी जो पर है फायरिंग हुई तो फिर गाड़ी वहां तक कैसे गई और उसके बाद वो गंडापुर की गाड़ी में शिफ्ट कैसे हुई? मेरी बात सुने ना, मेरा मतलब है कि कहती है किसी को नहीं पता था। उनकी गाड़ी के गिर्द तो कारकुन नाच रहे थे कहानी में, और वो बार बार निकल के, मेरा मतलब है, अपनी गाड़ी से हाथ वेव कर रही थी। कभी कंटेनर पे जा रही थी, कभी गाड़ी में वापस आ रही थी। सबको पता था उनकी गाड़ी कौन सी है। वो कौन सा, मेरा मतलब है, पेशावर से खुफिया तौर पे निकली थी। किसी को उनकी गाड़ी का नहीं पता था। वो खुफिया गाड़ी डी चौक पहुंच गई, किसी को पता ही नहीं चला। बुशरा बीबी जब पेशावर से निकली वो पब्लिक को वेव कर रही थी, वो कंटेनर पे चढ़ रही थी, वो अपनी गाड़ी के से बाहर निकल के लोगों को हाथ हिला रही थी, वो लोगों से खिताब कर रही थी, वो लोगों से हलफ ले रही थी कि आपने भागना नहीं है, डी चौक जाना है, डी चौक जाना है। तो मेरा मतलब है कि उनकी गाड़ी का किसी को कैसे नहीं पता हो सकता? सबको पता था इस गाड़ी में बीबी बैठी है। तो लिहाजा मेरे ख्याल में 26 नवंबर के बाद वो खामोश थी और पूरा पाकिस्तान और पूरी तहरीक इंसाफ उन पर तनकीद कर रही थी। तहरीक इंसाफ तो कर रही थी सब कि गंडापुर और बुशरा बीबी वहां से भाग गए, छोड़कर चले गए। और जो बुशरा बीबी के हामी थे वो कह रहे थे गंडापुर जबरदस्ती भगा कर ले गए बुशरा बीबी को। एक मिनट, एक नैरेटिव जो उनकी बहन मरियम वट्टू का भी बयान सामने है, वट्टू या और जो यूट्यूबर्स जो उनके हक में यूट्यूब कर रहे थे, सोशल मीडिया कैंपेन,
उनका मौक़िफ़ था कि गंडापुर उन्हें ज़बरदस्ती भगा कर ले गए बाजू से पकड़कर और उन्हें हाफ्से बेजा में रख के रखा। ये मैं उनकी बहन मरियम भट्टू का मौक़िफ़ था। तो अगर गंडापुर उनको ज़बरदस्ती भी भगा कर ले गए तो गंडापुर उनके साथ मौजूद थे तो उनको भगा कर ले गए ना। गंडापुर ने को क्रेन से तो उनको नहीं भगा लिया कि वो गंडापुर मुनाल पे खड़े थे और उन्होंने वहां से क्रेन फेंकी और बुशरा बीबी को उठा लिया। मेरा मतलब दोनों साथ साथ ही थे तो वो इकट्ठे भागे ना। तो इसलिए ये मुझे नई मंतक समझ आई बुशरा बीबी की। ये ठीक है कि उनकी पॉलिटिक्स को बहुत डेंट पड़ा है उनके भागने से। अगर वो उस दिन डी चौक पर गिरफ्तारी दे देती वो हीरो थी, वो पीटीआई की बिला शिरकत गैर लीडर बन जाती हैं। अगर वो डी चौक पर गिरफ्तारी दे देती, जख्मी हो जाता है, कुछ हो जाता, लेकिन वो डी चौक से जाती ना, आखिरी बंदा होती डी चौक पे और पुलिस उन्हें पकड़ के ले जाती रेंजर्स, तो वो हीरो होती। वो वहाँ से गंडापुर की चीफ मिनिस्टर के प्रोटोकॉल, अब देखिए ना, क्या ये भी कहा जा रहा है कि गंडापुर और बुशरा बीबी दोनों को पीटीआई के कारकुन भागने नहीं दे रहे थे। कारकुन कह रहे थे, हम आपको वीडियो में भी देख रहे थे, कारकुन कह रहे थे जाने नहीं देना। उन कारकुनों से इनको बचाया रेंजर्स वालों ने, और बुशरा बीबी और गंडापुर को वहां से बाहिफाजत रेंजर्स ने निकाल के रवाना किया, वरना पीटीआई के कारकुन इनकी बोटियां खा जाते। कि वो इनके इतने खिलाफ हुए थे कि वो कह रहे थे कि आप लोग डी चौक नहीं जा रहे। बहुत अफरा-तफरी थी उस रात। वायलेंट कारकुन था और वो बुशरा बीबी को भी नहीं छोड़ रहा था और वो गंडापुर को तो पहले ही देखा, वो बाथरूम नहीं जाने दे रहे थे। छोड़ रहा था। ये वही गुस्सा है जिस गुस्से पे महर शराफत को गंडापुर ने गालियां निकाली हैं। कि महर शराफत भी उन्हें भागने नहीं दे रहा था। आप मेरी बात समझिए ना, महर शराफत क्या कर रहा था? वो भी तो गंडापुर की गाड़ी के आगे मौजूद था और उनको भागने नहीं दे रहा था। वो भी तो गंडापुर को उस ऑडियो में जिसमें गंडापुर महर शराफत को गालियां निकाल रहे हैं, यही कह रहे हैं कि अगर तुम इतने बड़े बदमाश हो तो वहां खड़े हो जाते, वहां से तो तुम भाग गए हो। उसने हाँ बाकी जो करना कर लो, मैं यही पे हूं। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि बुशरा बीबी ये कैसे कह सकती हैं कि मैं अकेली औरत थी वहां पे खड़ी हुई, सब मुझे छोड़ के जा चुके थे। आप गंडापुर की गाड़ी में भागी हैं, आप अकेली कैसे थी वहां? और चीफ मिनिस्टर रेंजर्स ने आपको वहां से निकाला है और गवर्नमेंट की सिक्योरिटी में आप वहां से निकलकर भागी हैं, तो आप कह रही हैं मैं भागने वाली नहीं है। ये ठीक है कि लोग ये कहते हैं कि बुशरा बीबी का कैरियर पेशावर से शुरू हुआ और डी चौक पर खत्म हो गया। जब वो पेशावर से निकली तो वो क्राउड का वेव ले रही थी, पीटीआई का कारकुन उनको रिस्पॉन्ड कर रहा था और वो पीटीआई के कारकुन के हीरो के तौर पे नजर आ रही थी कि बीबी लीड कर रही है, बीबी लीड कर रही है, बीबी खिताब कर रही है, बीबी कंटेनर पे आती है। बहुत से रहनुमाओं को तो एंड टाइम तक नहीं पता था कि बीबी होंगी। लेकिन देखें ना, फुटेजेज हैं, वो हजारों कारकुनों से खिताब कर रही थी। आप देखें सब लोग उनको वेव कर रहे थे, वो वहाँ चीफ गेस्ट थी, सबसे कोई उनके अलावा किसी की बात सुनने, लेकिन आज उनकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि वो मौके से भाग गई। ना कोई उनकी सुनने को तैयार है, ना गंडापुर की सुनने को तैयार है। मेरे ख्याल में एक क्लेम ये भी है कि अभी बुशरा बीबी ही जो है केपी हुकूमत चला रही है, क्योंकि हम फैसले, ठीक है, वो सीएम इलेक्शन में बैठी हैं, वो और गंडापुर इकट्ठे हैं, वहां बैठी वो चला रही हैं। लेकिन आप एक बात देखें, वो कह रहे हैं कि आज वो किस हैसियत से चेक बांटने गई हैं। अगर वो केपी हुकूमत के पैसे हैं और केपी हुकूमत ने वो पैसे दिए हैं, तो बुशरा बीबी वो चेक कैसे बांट सकती है? 1 करोड़ रुपए का चेक। अच्छा ठीक है। दूसरा, वो कह रही हैं कि जिसको आज इन्होंने चेक दिया है वो संजानी के मुकाम पर उनकी अपनी गाड़ी से गिरकर जख्मी हुआ था। ये जो आज इन्होंने चेक बांटा है, ये कोई डी चौक पे जख्मी होने वाला जख्मी नहीं है। ये संजानी में उनकी अपनी गाड़ी से जख्मी हुआ था, और चूंकि उनकी अपनी गाड़ी से जख्मी हुआ था, लिहाजा केपी हुकूमत ने उसको 1 करोड़ रुपए का चेक दिया है। वरना पीटीआई के कारकुन जो गिरफ्तार हैं उन्हें तो 2-2 हज़ार रुपया दिया जा रहा है जेलों में। आप मेरी बात समझें, जो जेलों में है उन्हें 2-2 हज़ार रुपया दिया जा रहा है। और बीबी कहती है मैं भागने वाली नहीं हूँ। 26 नवंबर के बाद से वो इमरान खान को मिलने तो गई नहीं है। गिरफ्तार कर लिया जाएगा कल, तो भी खौफ से ना देखिए, इसका मतलब है गिरफ्तारी गिरफ्तारी का खौफ मौजूद है। गिरफ्तारी का खौफ 26 नवंबर की रात भी मौजूद था, जिसकी वजह से वो भागी। गिरफ्तारी का खौफ आज बेल लेने के बाद भी मौजूद है। देखें, उमर यूब वगैरह ने बेल ली, वो आए ना, गिरफ्तार हुए, अगले दिन रिहा हो गए। बीबी भी आ जाती अपने खावंद को मिलने, कहती मैं खावंद को मिलने आई हूँ। लिहाजा मेरे ख्याल में बीबी हैज लॉस्ट हर केस। उनका अब पॉलिटिकल केस बहुत कमजोर है। एक और बात है, देखें बीबी ने 2 महाजों पर लड़ रही हैं।
एक महाज है कि पीटीआई का कारकुन बीबी से नाराज हो गया है कि बीबी हमें छोड़ के भाग गई, बीबी मौके से फरार हो गई बुशरा बीबी, और बुशरा बीबी ने जुर्रत नहीं दिखाई, डरपोक और बुज़दिल निकली। दूसरा महाज क्या है? दूसरा महाज ये है कि जो इमरान खान की फैमिली है, मतलब इमरान खान के कजन है सलमान अहमद जो अमेरिका में होते हैं जुनून वाले, वो मुसलसल ट्वीट कर रहे हैं और ट्विटर स्पेसेस में एक एक घंटे की तकरीर कर रहे हैं कि बुशरा बीबी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की एजेंट हैं, कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, उन्होंने इमरान खान को माइनस करने का एस्टेब्लिशमेंट के साथ ठेका किया हुआ है और वो इमरान खान की गद्दार है। आप बात समझें। पहले भी इस तरह की थी, वादा माफ गवाह बना देंगे बुशरा बीबी को, लेकिन वो तो खड़ी रही ना, मुश्किल वक्त में भी खड़ी रही और अभी भी किसी डील के नतीजे में तो बाहर नहीं आई। पहले ये बातें चलें जी, मुस्लिम लीग नून वाले कहते थे, एस्टेब्लिशमेंट कहते थे, आज पीटीआई वाले कह रहे हैं। फर्क समझे ये बात। पहले तो ये बातें आप कह लेंगे जी राना सनाउल्लाह कह देगा, ख्वाजा आज़िम कह देगा, वो मुखालफीन कहते थे। आज अगर पीटीआई यूएसए के ओहदेदार ये बात कह रहे हैं और पीटीआई की ट्विटर स्पेसेस में और उनके सोशल मीडिया से ये बात हो रही है कि बुशरा बीबी गद्दार हैं, एस्टेब्लिशमेंट के एजेंट हैं, और 26 नवंबर के बाद वो कहते हैं हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल सच साबित हो गया है कि फाइनल कॉल को नाकाम करने वाली बुशरा बीबी हैं, तो फिर तो ख़ानदान की लड़ाई भी तो सामने आ गई। और अंदर ही अंदर बहुत से रहनुमा इस हवाले से शमगोइयां भी कर रहे हैं बुशरा बीबी क्या चल रहा है। बुशरा बीबी और की बहन मरियम बट्टू और अलीमा खान के दरमियान भी ट्विटर पे लड़ाई हुई है। मरियम बट्टू ने भी कहा है कि अलीमा आपा आप कहाँ थी, आप तो साइड पे खड़ी थी, बुशरा बीबी आगे से लीड कर रही थी। तो बात यह है कि उन्होंने कहा क्योंकि अलीमा आपा आप कंटेनर के पास नहीं थी, कहीं दूर सर्विस रोड पर थी, तो बुशरा बीबी ने कंटेनर पर इमरान खान की बीवी की हैसियत से बात की, उन्होंने अपने आजादी को मुफाद सामने नहीं रखा। अलीमा आपा क्योंकि आप इस्लामाबाद से शामिल हुई, काफिले की तफसीलात का आपको इल्म नहीं, पूरी तरह काफिले को लीड करने की जिम्मेदारी पार्टी की आदत की थी, बीबी की नहीं थी, ठीक है ना। और सलमान अहमद कहते हैं कि हर चैनल बुशरा बीबी को क्यों दिखा रहा है, ठीक है ना, पॉइंट है कि उनकी तकरीरें लाइव क्यों चल रही हैं, और वो कह रहे हैं कि बुशरा बीबी देखे ना जी एस्टेब्लिशमेंट से मुक के आई हैं, तो उनको करके रिहाई हुई है उनकी, ठीक है ना। तो वैसे ये तो हमारी मीडिया की क्रेडिबिलिटी का भी सवाल है कि हम किसी को दिखाएं तो वो कहते हैं वो एस्टेब्लिशमेंट का बंदा है, ठीक है ना, ये भी एक अपनी जगह बात है। लेकिन अगर मीडिया ना दिखाए तो मीडिया मुजरिम है, मीडिया दिखाए तो मीडिया मुजरिम है। मीडिया ने बुशरा बीबी को दिखाया, उनका आज भी हम बात कर रहे हैं, तो वो जुर्म है। अब एक लड़ाई है अलीमा वर्सेस बुशरा। अलीमा खान साहिबा ने भी फिलहाल दो अहम नहीं उस पर आती हैं, लेकिन अभी तो बात है कि एक लड़ाई है पीटीआई के कारकुन वर्सेस बुशरा, और आपस में एक लड़ाई है अलीमा वर्सेस बुशरा, एक लड़ाई है पीटीआई ओवरसीज वर्सेस बुशरा, जिसमें जो पीटीआई ओवरसीज के सारे हमायती हैं, आदिल राजा टाइप, मोहित पिरदारा साहब, ये सब भी बुशरा के बीबी के खिलाफ बोलते हैं। तो बुशरा बीबी के खिलाफ काफी महाजों से इस वक्त महाज चल रहा है। बहुत से रहनुमा, पार्टी रहनुमा छोड़कर भी गए हैं पार्टी को, सिर्फ उन्होंने कहा जी जब इन्होंने बेशरम और बेगैरत का, आज भी बीबी कह रही है, बीबी ने वहाँ 4 सितंबर में कहा है कि जो मुझे छोड़ के गए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हाँ, ये उन्होंने कहा जो मुझे छोड़ के गए हैं, अब वो कार्रवाई किसके खिलाफ होगी, सारे ही छोड़ के। वो कहती है मैं अकेली थी, तो क्या पूरी पार्टी निकाल दी जाएगी? मतलब उनके शॉर्ट में ये है कि मैं अकेली खड़ी थी, वो तो नहीं मानती कि अली अमीन गंडापुर भी मेरे साथ था। वो कहती है मैं अकेली रह गई, तो फिर सारी पार्टी छोड़ गई, तो फिर एक्शन होगा तो सारी पार्टी के खिलाफ होगा, फिर सारी पार्टी निकाल दी जाएगी। अकेली बुशरा भी ये पार्टी चलाएंगी, क्योंकि वो तो कह रही है मैं अकेली रह गई थी वहां पे। तो मेरे ख्याल में ये बुशरा बीबी ने जो 26 नवंबर के बाद खामोशी तोड़ी भी है, उसने मजीद तनाजात को जन्म दिया। वो इससे पहले भी एक उनका वीडियो पैगाम था, उसमें भी एक अजीब तनाजा खड़ा हो गया था, फिर एक तनाजा खड़ा हो गया, और ये पार्टी को मजीद मुश्किलात की तरफ लेकर जा रहा है। अलीमा खानम साहिबा ने भी जो है इस हवाले से क्लियर कर दिया है कि इमरान खान ने 2 बड़े मुतालबात रख दिए हैं, उस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। आज अलीमा खान ने इमरान खान के 2 अहम मुतालबात मीडिया के सामने रख दिए हैं और जुमे की डेडलाइन भी इस गवर्नमेंट को दे दिया है। आप मजीद सुन लीजिए कि अलीमा खानम साहिबा ने कहा क्या। इमरान खान कह रहे हैं 2 डिमांड्स आगे रखे हैं,
ये दो डिमांड्स नहीं होती तो फिर इमरान खान ने कहा हम सिविल डिसोबीडियंस की तरफ जाएंगे। और इसके अंदर जो पहली डिसोबीडियंस है, इमरान खान ने कहा है कि मैं अपने ओवरसीज पाकिस्तानियों को कॉल दूंगा कि आप पाकिस्तान में रेमिटेंसेस बंद कर दें। जी मुजम्मिल साहब, सिविल नाफरमानी की कॉल, ये क्या फाइनल कार्ड यही था इमरान खान की तरफ से? ये कार्ड जो उन्होंने 2 दिन पहले जिक्र किया था। एक कार्ड और है, वो कार्ड यही लगता है। देखिए मैं आपको बताऊं, इसकी भी एक तारीख है। 2014 के धरने में किसी को याद हो कि बानी पीटीआई इमरान खान ने बिजली के बिल जलाए थे कंटेनर पे और पूरी कौम को कहा था कि आज से आप बिजली के बिल ना दें। लेकिन वो और उनका जो जमान पार्क का घर था उसका बिजली का बिल पे हो रहा था और फिर जिला न्यायाधीश साहब ने कहा कि मुझे तो नहीं, खान साहब ने कहा कि जमान पार्क की बिजली कटवा दें। और फिर जो उनका बनीगाला वाला घर था उसका बिल उन्होंने नहीं पे किया क्योंकि तो बिजली काट थी। तो वो जनरेटर पे बनीगाला में बिजली 24 घंटे लेते थे, जो उनको आम बिजली से बहुत महंगी पड़ती थी, और वो 24 घंटे जनरेटर चलाते थे। मतलब ये क्या सिविल नाफरमानी हुई कि आप बिजली काट के दूसरी जगह से बिजली ले रहे हैं। वो जो आप डीजल डालते थे वो भी तो सरकार का ही था, उस पर टैक्स नहीं दे रहे थे आप। मतलब अगर आप डीजल खरीद रहे थे अपने घर के जनरेटर में डालने के लिए, उसका आप अगर बिजली का बिल नहीं दे रहे तो फिर डीजल पर टैक्स दे रहे हैं। बिजली अहम तरीन जरूरत बन चुकी है। अच्छा, बन चुकी है। अब ये जो रेमिटेंसेज है ना, ये भी ओवरसीज पाकिस्तानी कोई पाकिस्तान के खजाने में नहीं भेजते, वो अपने अजीज़ो अकारिब को, कि कोई बाहर गया हुआ है उसके बेगम बच्चे यहाँ हैं, वो उनका खर्चा भेजता है। जो बाहर गया हुआ है वो अपनी वालदा के इलाज के पैसे भेजता है, कोई अपनी फैमिली को, बहन भाइयों को सपोर्ट करता है। ये रेमिटेंसेस वो हैं। कोई ये ना समझे कि ये रेमिटेंसेस वो देते हैं पाकिस्तान के कौमी खजाने में पाकिस्तान को चलाने के लिए। खैराती फंड्स भी तो देते हैं। नहीं, मतलब पाकिस्तान, देखें भेजे तो पाकिस्तान को जाते हैं, आप मेरी बात समझे, पर वो भेजते तो अपने रिश्तेदारों को है ना, अपने अजीज़ो कारब को हैं, अपनी फैमिली को हैं। कोई बच्चे की फ़ीस भेजते हैं, कोई बेटी की शादी के पैसे भेजते हैं, माँ की दवाई के पैसे भेजते हैं, घर का किराया भेजते हैं, घर बनाने के लिए, प्लॉट ख़रीदने के लिए पैसे भेजते हैं कि पीछे घर बनाना है, घर बनाते हैं। ये तमाम पैसे ओवरसीज़ पाकिस्तान को नहीं, अपने अजीज़ो कारब को भेजते हैं। अगर वो नहीं भेजेंगे तो उनके अजीज़ो कारब, मतलब जो बंदा इस वक्त बाहर है और उसकी फैमिली यहाँ है और वो हर महीने उनको पैसे भेजता है, अब वो इमरान खान या पीटीआई की कॉल पे पैसे नहीं भेजेगा तो घर वालों का गुजारा कैसे होगा? वो भूखे नहीं मर जाएंगे। कोई अपनी माँ की दवाई के पैसे भेजता है तो वो नहीं भेजेगा तो उसकी माँ की दवाई कहाँ से आएगी, क्योंकि वही उसका कफील है। किसी के बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी फीस नहीं भेजेगा। पहले ही पाकिस्तान में अच्छा नहीं, उनका तो सोर्स ऑफ इनकम यही है ना कि उनका एक बच्चा, एक खामन बाहर चला गया है और वो वहां से कमाकर भेजता है और उसके जरिए उनका घर चलता है। तो वो ये रेमिटेंसेस कैसे रोक सकते हैं? एक ही तरीका है ना, हवाला हुंडी से भेज सकते हैं। हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए पाकिस्तान में हवाला हुंडी का हर नेटवर्क खत्म करे, और नेटवर्क पीछे जो रेमिटेंसेस में मुसलसल इजाफा हुआ है पाकिस्तान मौजूदा हुकूमत के दौर में, रिकॉर्ड रेमिटेंसेस आई हैं, वो कोई ओवरसीज की मोहब्बत से नहीं आई हैं, वो अपने लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। हुकूमत ने हवाला हुंडी का हर नेटवर्क तोड़ दिया है, डॉलर का रेट स्टेबल कर दिया है। अब मार्केट के और बैंकों के डॉलर के रेट में कोई फ़र्क नहीं है। पहले हवाला हुंडी इसलिए भी चलता था कि बाहर डॉलर, जो एक आदमी बैंक से पैसे भेजता था तो उसे कम मिलते थे और बाहर से भेजता था तो ज़्यादा मिलते थे, तो वो बाहर से भेजता था। अब सेम है, तमाम बैंक्स को भी कहा गया है कि आप अपनी मनी चेंजिंग बनाएं, और जो बी कैटेगरी मनी चेंजिंग की बहुत सी चीज़ें हैं हवाला हुंडी की, वो बंद की जा रही हैं, जिससे पाकिस्तान ने अपने रेमिटेंसेस के चैनल को ठीक किया है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि जिस तरह फाइनल कॉल नाकाम हुई है, जिस तरह इससे पहले सारी कॉल्स नाकाम हुई हैं, ये सिविल नाफरमानी भी नाकाम हो जाएगी। उसकी वजह सिविल नाफरमानी में क्या किया जा सकता है कि आप कहें जी मैं हुकूमत को टैक्स नहीं दूंगा। भाई आप जब टैक्स नहीं देंगे तो हुकूमत एक्शन लेगी। आप किस चीज़ पर टैक्स नहीं देंगे? आप कहेंगे मैं बिजली का बिल नहीं दूंगा, हुकूमत बिजली काट देगी। आप केपी की हद तक आप ज़रूर है कि बिजली का बिल ना दें तो काटना मुश्किल है, वहाँ पहले ट्राइबल एरियाज़ में कोई बिल नहीं देता। लेकिन मेरे ख्याल में जो सेटल्ड एरिया है पंजाब और इधर उधर, उधर तो सबको बिल भी देना पड़ेगा और टैक्स भी देना पड़ेगा। मेरे ख्याल में जो ये कॉल है ये भी नाकाम हो जाएगी।
जिस तरह फाइनल कॉल मुतालबा है क्या? मुतालबा यही है कि जो असीर हैं, जो पार्टी क़यादत है, जो रहनुमा है, एक मुतालबा है कि 9 मई और 26 नवंबर के सानियात के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस के नीचे एक GIT बनाई जाए। जैसे वो कहते हैं 9 मई की GIT बनाई जाए। अच्छा, वो पहले भी कई दफ़ा फौज भी रिजेक्ट कर चुकी है, हुकूमत भी रिजेक्ट कर चुकी है कि 9 मई के मुकदमात जो हैं अदालतों में हैं, वहाँ जाकर उनके सामने। अगर एस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकरात की ऑफर देती है तो PTI की मुज़ाकराती कमेटी उनसे मुज़ाकरात करे। कल बनी थी ना मुज़ाकराती कमेटी, एक बनी थी ना टीम अच्छा, वो मुज़ाकराती कमेटी में वो बैरिस्टर गौहर नहीं थे ना, सब ने कहा उनको माजूल कर दिया गया। वो बाद में कहा गया कि नहीं, वो चूंकि उस तरफ हैं जुडिशल कमीशन में, तो इधर उमर यूब को डाल दिया गया है। उन्होंने कहा जी मुज़ाकरात चेयरमैन के बगैर हो रहे हैं। फिर उसकी बड़ी वजाहत, और वजाहत भी किसने जारी की? फवाद चौधरी साहब ने, जिनका PTI से अभी तक तो कोई ताल्लुक नहीं है। वो बैरिस्टर गौहर के माजूल होने की वजह, टॉक ऑफ द टाउन है कल की मुलाकात, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की ख्वाहिश आज भी PTI की मौजूद है। एक तरफ वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ महाज जंग गर्म की हुई है, एक तरफ उनकी PTI की सोशल मीडिया मुहिम एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ फुल अटैक कर रही है। दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि हम एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए भी तैयार हैं। और अगर आप फॉर्मेशन कमांडर्स का कल का एलामिया पढ़ें तो टका सा जवाब है सिफर मुज़ाकरात। सर्टनली पूरे मुल्क में नए मुकदमात दर्ज हुए हैं 26 नवंबर के बाद। जो कुछ 26 नवंबर को हुआ है, जिस तरह 9 मई के मुकदमात दर्ज हुए थे, ऐसे 26 नवंबर के मुकदमात भी इमरान खान पे और उन सब पे दर्ज हुए। अच्छा, एक मिनट, वो कहते हैं कि हम इमरान खान को रिहा कराने के लिए डी चौक जा रहे थे, उन्होंने तो रिहाई मजीद दूर कर दी। मसला 186, मतलब आपकी इस कॉल के नतीजे में पहले तो कह रहे थे ना कि इमरान खान की सब मुकदमात में जमानत हो गई है, 2 रह गए, 4 रह गए, इन्होंने 186 मजीद करा दिए, तो फिर फायदा हुकूमत का हुआ या PTI का हुआ? तो फवाद चौधरी साहब बिल्कुल ठीक कहते हैं ना, फिर तहरीक इंसाफ के पास कोई और ऑप्शन रह ही नहीं गया, ना उनसे मुज़ाकरात किए जाते हैं, ना उनको रिलीफ दिया जाता है, ना उनकी रिहाई की जाती है, तो फिर क्या ना करें, एहतजाज ना करें, तो फिर कैसे अपने मुतालबात मनवाएं? देखिए मेरी बात सुने, वो आज भी हुकूमत से मुज़ाकरात तो नहीं करना चाहते, वो एस्टेब्लिशमेंट से करना चाहते हैं। इसमें हुकूमत का क्या कसूर है? पहली बात ये समझे, गिराने वो हुकूमत को आते हैं और मुज़ाकरात वो एस्टेब्लिशमेंट से चाहते हैं। वो कब्जा इसलिए करना चाहते हैं कि वो हुकूमत गिराना चाहते हैं और एस्टेब्लिशमेंट की मदद चाहते हैं। तो ये दोनों काम में बताएं हुकूमत उनकी क्या मदद कर सकती है। मैं बिल्कुल समझता हूँ कि दोबारा भी कोई डी चौक आना चाहे तो गवर्नमेंट उसको आने नहीं देने चाहिए। कोई बात तो नहीं ना कि कोई 5-10 हज़ार बंदा ला के तो डी चौक ला के तो फिर इस्लामाबाद में इक़्तिदार गिरा दे। तो बनाना रिपब्लिक वाली बात हुई ना कि जिसके पास 10,000 बंदा है वो इस्लामाबाद में हुकूमत गिरा दे। तो 10,000 बंदे से ये हुकूमत गिर जानी चाहिए कि जो भी 10,000 बंदा चाहे KP से इकट्ठा कर लाए, चाहे बलूचिस्तान से ले आए, चाहे पंजाब से ले आए, उसको हुकूमत गिराने का इख्तियार होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। उसके साथ सख्ती से निपटना चाहिए। आप सख्ती से निपटेंगे? मौलाना के साथ भी सख्ती तो एक मौलाना भी तो अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊं, मौलाना और PTI के एहतजाज में फ़र्क देखें। मौलाना ने इमरान खान के दौर में लॉन्ग मार्च किया, उन्हें कहा गया कि आप I-8 पे रुक जाएं, आपने आगे नहीं आना। वो I-8 से एक कदम आगे नहीं आए, वो वहीं 3 दिन बैठे रहे। मतलब इन्हें भी कहा था संजानी में बैठ जाएं, ये बैठ जाए। देखें ना, मौलाना ने तो फिर वहाँ सियासी फहम फरासत दानिशमंदी का सबूत दिया और I-8 में बैठ गए। उनका मतलब था बंदे चाहे I-8 में बैठे हों, डी चौक पे ना भी बैठे हों, तो बंदों के बैठने का वजन है। और उसके नतीजे में मुज़ाकरात उनके हुए, क्या डील हुई आज तक पता नहीं लगा, लेकिन जनरल फैज़ ने वो मुज़ाकरात किए चौधरी बरादरान के ज़रिए और मौलाना वापस चले गए 3-4 दिन बाद। इनको भी तो कह रहे थे संजानी बैठ जाएं। ये मौलाना की दिया जाता है ना, जब सारी सियासी जमातें मैनेज हो जाती हैं, मौलाना समेत मौलाना साहब के भी, ये PTI मैनेज नहीं होती। बड़ा मुश्किल है इन लोगों को। मैनेज की आपने लफ्ज गलत बात की। सारी जमातें कानून का एहतराम करती हैं, सारी जमातें आइन के मुताबिक एहतजाज करती हैं, पुरअमन एहतजाज करती हैं। एक सिर्फ PTI है जो इंतशार का एहतजाज करती है, जो पुरअमन एहतजाज नहीं करती, जो तशद्दुद का एहतजाज करती है, जो कानून तोड़ने का एहतजाज करती है। मैं आपको बताता हूँ ना, सब जमातों ने अगर मार्च किए हैं तो उन्होंने एक कानून के दायरे में जहाँ तक इजाज़त मिली वहाँ तक मार्च किया, जहाँ की इजाज़त नहीं मिली वहाँ नहीं गए। एक PTI है जो कहती है जहाँ की इजाज़त नहीं मिली वहाँ ज़रूर जाना है। ठीक है ना। तो ये जो फ़र्क है ये PTI को दूसरे जमातों से मुमताज़ करता है कि वो एक पुरतशद्दुद एहतजाज करते हैं। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि ये सिविल नाफरमानी की तहरीक भी नाकाम हो जाएगी,
क्योंकि रेमिटेंसेस जो हैं, आप ये समझें कि वो कोई पाकिस्तान गवर्नमेंट को डोनेशन नहीं है कि आप कल देना बंद कर देंगे। वो कोई पाकिस्तान गवर्नमेंट को एड नहीं देते ओवरसीज़ वाले कि आप कल देना बंद कर देंगे। वो अपने बच्चों, फैमिलीज़ को भेजते हैं जो उनकी ज़रूरत है, जो जिसके बगैर उनकी फैमिलीज़ यहाँ सर्वाइव नहीं कर सकती, जो सारी फैमिली को ले जाता है। मतलब ये ओवरसीज साल बाद आते हैं ना पाकिस्तान, क्यों? पाकिस्तान अपने रिश्तेदारों को मिलने आते हैं, अपने खानदान की गमी खुशी में आते हैं, ईद बकरीद अपने रिश्तेदारों के साथ मनाने के लिए आते हैं। वो मेरा मतलब है वो नहीं आएंगे तो फिर क्या होगा? मेरा मतलब उन्होंने अपने लोगों के पास आना है, अपने लोगों, उनका पाकिस्तान में घर बनाने की ख्वाहिश है क्योंकि उनके सारे रिश्तेदार पाकिस्तान में हैं, वो एक घर पाकिस्तान में रखते हैं। तो इसलिए मुझे तो नहीं लगता। लेकिन सियासी चमगोइयां जो इस टाइम मार्केट में कि बार बार फैसल वाडा साहब भी इसकी तरफ इशारा कर रहे थे, कल भी मौलाना से मिलने गए तो कहा कि खान की जान को ख़तरा है, मुज़ाकरात करें, उसी से टेम्परेचर जो है वो नीचे आएगा। दूसरी तरफ फवाद चौधरी साहब भी इसी तरह बात करें और दोनों ही सेम टॉक शोज़ में बैठकर एक ही तरह की बात करें। क्या पसे पर्दा क्या चल रहा है? देखिए, ये सब लोग पीटीआई में वापसी चाहते हैं। अच्छा। और इन सब का एक ही मौक़िफ़ है कि पीटीआई इनकी क़यादत इनको दे दें, नई क़यादत से खान खुश नहीं, ये जो मौजूदा इन सब का एक ही मौक़िफ़ है कि जो मौजूदा पीटीआई की क़यादत है वो नालायक है, नाअहल है, वो पीटीआई को चलाने में नाकाम हो गई है, उनके अंदर कोई पॉलिटिकल विजडम नहीं है, वो कमज़ोर लोग हैं, वो हमाकतें कर रहे हैं, जिसकी वजह से इमरान खान की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। ये मौक़िफ़ है फैसल वाडा का, ये मौक़िफ़ है फवाद चौधरी का, ये मौक़िफ़ है असद उमर, ये सबका मौक़िफ़ है। वो ये कहते हैं कि अगर खान साहब हमें ज़िम्मेदारी दे दें, हमें सेक्रेटरी जनरल बना दें, हमें चेयरमैन बना दें, हमें सेक्रेटरी इत्तलात बना दें, हमें पीटीआई का स्पोक्समैन बना दें, तो हम इनसे बेहतर पार्टी चलाएंगे। मतलब हम खान को रिहा कर लेंगे, इन शॉर्ट जो भी कर लेंगे। वो कहते हैं हम इनसे बेहतर सियासत करेंगे, हम हुकूमत के साथ भी रास्ता बनाएंगे, हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ, हम एस्टेब्लिशमेंट को ज़्यादा काबिल कबूल हैं बनिस्बत बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब के। लेकिन नई क़यादत ने वफादारी तो निभाई ना मुजम्मिल साहब, नई क़यादत ने वफादारी तो निभाई, इस तरह तो उनको इसका सिला नहीं मिलना चाहिए। डी चौक पे वफादारी निभाई है, सख्ती तो बर्दाश्त की। कौन सी सख्ती? बैरिस्टर गौहर आज तक गिरफ्तार हुए, बैरिस्टर गौहर और शेख वकास अकरम गिरफ्तार हो गए, उमर अयूब एक दिन में रिहा हो गए। अच्छा मेरी बात, उमर अयूब एक दिन में रिहा, कौन, किसने सख्ती निभाई? कौन पकड़ा गया? सब सारे के सारे, यही तो बात है। वो कितने खान के अलावा सारे मौज मस्ती में है। शिबली फराद कभी पकड़े गए? मेरा मतलब है कोई भी नहीं पकड़ा गया। ये जो फवाद चौधरी जो पुराने स्टॉल वॉट्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर हमें ये प्रोजेक्ट इमरान खान साहब पीटीआई चलाने का दें तो हम ये ज़्यादा बेहतर चला लें। ये ऐसे ही है जैसे आपने कोई मिल चलाने के लिए एक जनरल मैनेजर रखा हो, तो बाहर बैठा बंदा कह रहा होता है कि ये मिल ठीक नहीं चला रहा, अगर मुझे जनरल मैनेजर लगा दें तो मैं मिल ज़्यादा बेहतर अच्छी चला दूंगा, इसकी प्रोडक्शन भी बेहतर होगी, इसमें से मुनाफा भी निकलेगा, सब कुछ। तो ये इमरान खान से जो पीटीआई एक मिल है वो चलाने का ठेका मांग रहे हैं कि हमें चलाने देंगे मिल, हम चला देते हैं। कुछ अर्से पहले तक तो यही बात थी कि जी आप होते कौन है, पार्टी के ठेकेदार हैं आप पार्टी के अंदर की बातें करते हैं। और इमरान खान और फवाद चौधरी कहते हैं 1.5 घंटा इकट्ठे बैठे रहे हैं। कल तो शेख रशीद कह रहे हैं मेरे से बोले, वो जिस शेख रशीद को 8 फरवरी को टिकट देने को तैयार नहीं थे, वो तो कहते हैं बोसा भी लिया, कहते हैं ज्यादा हो गया। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि ये जो है इनके दिल आज भी सबके तहरीक इंसाफ में है। ये एस्टेब्लिशमेंट की वजह से गए थे, अब ये कोशिश कर रहे हैं कि खान साहब इनको वापस रख लें तो ये एस्टेब्लिशमेंट और खान साहब के दरमियान पुल बन सकते हैं, जो कि मेरा ख्याल है नहीं बन सकते। जो ही ये पीटीआई में जाएंगे एस्टेब्लिशमेंट इन सब पर भी रेड लाइन लगा देगी, जैसे उसने बाकी सब पर लगाई हुई है। लेकिन जो ज़बान ये बोलते हैं सबको पता है कि कहाँ से बोलते हैं। अभी बाहर है ना, जब वो इमरान खान की ज़ुबान बोलने लगेंगे तो फिर पता है कौन सी ज़ुबान होगी। आप मेरी बात समझे ना, या तो खान को कन्विंस करना पड़ेगा या खुद मतलब जो ट्वीट जो इमरान खान के ट्विटर या पीटीआई के ट्विटर हैंडल से जो कुछ हो रहा होता है उसको फवाद चौधरी और फैसल वाडा डिफेंड कर लेंगे। सबसे ज्यादा तो कह रहे हैं कि सोशल मीडिया टीम ही उनको नुकसान पहुंचा रही है खान साहब को। उसको ये पीटीआई, मतलब मैं आपको बताता हूँ, फवाद चौधरी को सेक्रेटरी जनरल बना दें तो जो कुछ ट्वीट हो रहा है फवाद चौधरी उसको आगे ट्वीट को डिफेंड कर लेगा, नहीं कर सकेगा। तो ना बैरिस्टर गौहर कर सकते। इसलिए मेरा ये ख्याल है
कि सिविल नाफरमानी भी नाकाम हो जाएगी, ये आपका ख्याल है। इसी के साथ ब्रेक ले लेते हैं मुज़म्मिल साहब। ब्रेक से वापस आने के बाद हम मौलाना फजल रहमान का जो राब्ता हुआ है टेलीफोनिक वज़ीर आज़म से, वो भी बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जुडिशल कमीशन का आज इजलास था जो कि बेनतीजा ही ख़त्म हुआ और मुल्क भर की हाई कोर्ट्स में इजाफी जजेस लगाने का मामला 21 दिसंबर तक पेंडिंग है। मुज़म्मिल साहब, कैसे देखते हैं आज के इजलास को? चीफ जस्टिस साहब को काफ़ी मुखालफत का सामना। नहीं, आज तो चीफ जस्टिस साहब की जीत हो गई। मुखालफत का कैसे सामना है? एक तो कल मौखर करने के लिए ख़त लिखा मंसूर अली शाह साहब ने, इजलास हो गया, मौखर तो नहीं हुआ। फिर उन्होंने आज इजलास में मंसूर अली शाह साहब ने 26वीं आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट बनाने की बात की। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने उन्हें बताया कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद 26वीं आईनी तरमीम के मुकदमात आईनी बेंच में लगेंगे और वो आईनी बेंच को में मुकदमात लगाने के लिए एक आईनी बेंच की अपनी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी मौजूद है, जो बाकी जिसमें मंसूर अली शाह नहीं है, वो अमीनुद्दीन वगैरह के साथ है। वो कमेटी ये फैसला करेगी कि कब ये तरमीम लगानी चाहिए। ये इख्तियार जो है उस कमेटी के पास है, लिहाजा ना आपके पास है ना मेरे पास है। कमीशन के अक्सरियती अरकान ने याहिया आफरीदी साहब की इस मौक़िफ़ की तायीद की और कहा कि मंसूर अली शाह साहब का जो फुल कोर्ट का मौक़िफ़ है ये दुरुस्त नहीं है। लिहाजा जो ख़त उन्होंने कल प्रेस रिलीज़ की सूरत में जारी किया था उसका जवाब आज उन्हें जुडिशल कमीशन में मिल गया कि उनकी ख्वाहिश पर कोई फुल कोर्ट नहीं बन सकता और 26वीं आईनी तरमीम का मुकदमा आईनी बेंच ही सुनेगा और वो लगाने का अख्तियार भी आईनी बेंच की उस आईनी कमेटी के पास है। वो मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब जिस कमेटी के मेंबर हैं सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की, उसके पास नहीं है। लिहाजा ये तो आईनी मामला जुडिशल कमीशन में तय हो गया और मैं समझता हूँ कि एक इस हवाले से जो तनाज़ा कल मंसूर अली शाह साहब ने खड़ा किया था उसको आज वापस बोतल में बंद कर दिया गया। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन को आईनी बेंच का हिस्सा बना दिया। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में जो आईनी बेंच है वो जस्टिस आयशा एक मुकदमे की समाअत में उस बेंच में नहीं बैठ सकती थी क्योंकि उन्होंने पहले वो मुकदमा सुना हुआ था, तो उनकी जगह एक जज को नामजद करना था। वो जस्टिस शाहिद बिलाल साहब को नामजद कर दिया गया। जस्टिस आयशा की जगह वो काम भी जुडिशल कमीशन में हो गया। हाँ, अब जो नए जजिस, अच्छा इसके अलावा सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच के लिए जस्टिस अदनान करीम और जस्टिस आगा फैसल को सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच नामजद। तो इजलास बेनतीजा कैसे हो गया? मैंने जिस इजलास में इतने काम हो गए वो बेनतीजा कैसे हो गया? अब जो चीज़ वहाँ आज डेफर हुई है वो चारों हाई कोर्ट्स में नए जजेस लगाने का मामला है और वो 21 दिसंबर तक डेफर हुआ है, वो कोई ख़त्म नहीं हो गया। मतलब जुडिशल कमीशन ने ये नहीं तय किया कि हम नए जज नहीं लगाएंगे। फुल कोर्ट का मामला भी वहीं का वहीं आ गया। नहीं, वो तो आज खत्म कर दिया ना उन्होंने, कहा आज नहीं बन सकता। तस्करा जरूर रहा इसका, लेकिन तस्करा होने का मतलब ये तो नहीं है कि वो उसके जवाब में याहिया आफरीदी साहब मान जाएंगे। वो तो नहीं, याहिया आफरीदी साहब ने और जुडिशल कमीशन के अक्सरियती अरकान की राय याहिया आफरीदी साहब के साथ पिछले जुडिशल कमीशन के इजलास में भी थी और आज भी है। तो मंसूर अली शाह साहब का मौक़िफ़ जो है वो कमज़ोर मौक़िफ़, अक़लियती मौक़िफ़ है, अक्सरियती मौक़िफ़ नहीं है। वो पिछले जुडिशल कमीशन के इजलास में भी उनकी बात नहीं मानी गई थी और यही कहा गया था कि आईनी बेंच की जो आईनी कमेटी है वो 26वीं आईनी तरमीम के मुकदमात, और अब कोई फुल कोर्ट नहीं बन सकता 26वीं आईनी तरमीम के बाद। जो वो बनाना चाह रहे हैं कि उनके जो बेंच के लोग हैं अतर मनीला वगैरह वो सुन लें, तो वो अब सिस्टम ख़त्म हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में वो सहूलतकारी अब नहीं रही है, वो जुडिशल एक्टिविज़म ख़त्म हो गया है। 26वीं आईनी तरमीम ने तमाम जुडिशल एक्टिविज़म का जिन बोतल में बंद कर दिया है। लिहाजा अब कोई ये फुल कोर्ट या इस तरह जो 8 जजों की वजाहतें अब वो सुनहरे दौर अब वापस नहीं आएंगे जिन सुनहरे दौर की आदत रही हुई है जजेस को जुडिशल एक्टिविज़म में और उस सारे में। तो मेरे ख्याल में आज तो बहुत अच्छा इजलास रहा और जहाँ तक नए जजेस का मामला है कंसेंसस बिल्ड होने में टाइम लगता है। लेकिन आज नाम आए होंगे, उन नामों पर सब ने अपनी राय दी होगी मजीद नामों को आगे लाने के लिए। तो मेरे ख्याल में 21 दिसंबर, ये पहले जब सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंच बनने थे ना, पहले इजलास में वो भी नहीं बन सके थे।
आपको याद है उन्होंने पूरे सिंध हाई कोर्ट को आईनी बेंच करके बात खत्म कर दी थी, फिर अगली दफा बन गए। आज भी देखे ना 2 जज नामजद हो गए। तो मेरे ख्याल में जब इतनी बड़ा कमीशन है, उसमें सब लोग हैं, सबके स्टेक्स हैं, तो एक कंसेंसस या एक अक्सरियत बिल्ड होने में, एक ऐसा व्यू जिसको अक्सरियती हमायत हासिल हो, उसमें टाइम लग जाता है। मेरे ख्याल में अगर एक काम 1 नहीं 2 नहीं 3 इजलासों में हो जाए तो कोई फ़र्क फिक्र की बात नहीं है। नाम आज ज़रूर डिस्कस हुए होंगे, उनको 21 दिसंबर तक डेफर किया गया है। अगले 15 दिन बाद अब जो इजलास होगा, सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंच पे भी ऐसा ही हुआ था। तो इसी तरह जुडिशल कमीशन के नए रूल्स बनाने के लिए झेली कमेटी बनाने का अख्तियार चीफ जस्टिस पाकिस्तान को दे दिया गया है। जजेस की तैनाती के लिए रूल्स मामले का बनाने का मामला झेली कमेटी तय करेगी, अक्सरियती अरकान की राय। अब मंसूर अली शाह साहब का ये मौक़िफ़ था कि जुडिशल कमीशन में नए जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से कोई रूल्स नहीं बने हुए, तो जब रूल्स नहीं है तो फिर आप नए जज तैनात ना करें। उसके लिए चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब को एक झेली कमेटी बनाने का इख्तियार दिया गया है। वो इस जुडिशल कमीशन में से ही एक झेली कमेटी बनाएंगे। वो झेली कमेटी रूल्स बनाएगी। हो सकता है 15 दिन तक कुछ रूल्स की शक्ल भी सामने आ जाए जिनको अप्रूव कर लिया जाए, और ये जो इतराज़ है कि रूल्स नहीं है उसको भी 21 दिसंबर तक ख़त्म किया जा सकता है, क्योंकि काफ़ी हद तक रूल्स पिछले जुडिशल कमीशन की दफ़ा बन चुके थे और वो सामने है, तो उनको आगे इस जुडिशल कमीशन पर रेप्लिकेट ही करना है। तो मुझे तो वो भी कोई इतना बड़ा मामला नज़र नहीं आता। तो मेरे ख्याल में इस जुडिशल कमीशन की एक झेली कमेटी 10-15 दिन में वो काम भी कर सकती है। लिहाजा अब देखें, देयर आर 2 थिंग्स। ये बात समझनी पड़ेगी कि मंसूर अली शाह साहब का आईनी बेंच में कोई किरदार नहीं है। मंसूर अली शाह साहब जिस सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का हिस्सा हैं, वो आम मुकदमात सुन सकती है, वो आईनी मुकदमात नहीं सुन सकती। लेकिन वो मुसलसल सवाल उठा रहे हैं, मुसलसल खत के जरिए बावर करा रहे हैं, और आने वाले टाइम में भी वो बात करते रहेंगे, इसके खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। वो अगर बात कर रहे हैं तो वो अपनी हदूद से तजावज़ कर रहे हैं। अच्छा, वो अगर बात कर रहे हैं तो वो उस बात का उनको आईनी तौर पे इख्तियार नहीं है। मैं उसको पॉलिटिकल जुडिशल एक्टिविज़म समझता हूँ, क्योंकि जब 26वीं आईनी तरमीम के तहत नए चीफ जस्टिस बन गए, जब 26वीं आईनी तरमीम के तहत आईनी बेंच बन गए, तो अब जो बाकी सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनका आईनी पिटिशंस में किरदार ख़त्म हो गया है। अब वो इख्तियार आईनी बेंच का है, आईनी कमेटी का है, और उसमें मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर, अतर मनीला, जो लोग आईनी बेंच का हिस्सा नहीं हैं, उनका कोई रोल नहीं है। उन्होंने आम मुकदमात सुननी है, उन्होंने आम आदमी को रिलीफ देना है। जो 60,000 मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी के पेंडिंग हैं, उन्होंने वो सुनने हैं। तो लिहाजा मेरे ख्याल में ये जो मंसूर अली शाह साहब हैं, वो पॉलिटिक्स तो ज़रूर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजेस की पॉलिटिक्स है उसके तनाजुर में तो उनके खतूत को देखा जा सकता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली और जुडिशल कमीशन में उनकी राय अक़लियत में है, और कॉन्स्टिट्यूशनली भी उनकी बात में वज़न नहीं है। तो पहले जुडिशल कमीशन के इजलास में भी उनकी बात मुस्तरद हुई थी, आज भी मुस्तरद हुई है। उन्होंने एक हद से हाइप बनाने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई है। मुसलसल चीफ जस्टिस साहब उसको इग्नोर ही कर रहे हैं। अगला मामला हाफिज हमदुल्ला है, उनके हवाले से भी एक ट्वीट सामने आया है कि सदर पाकिस्तान ने मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल को मुस्तरद करके तेबले जंग बजा दिया है। बिल को मुस्तरद करना पार्लियामेंट, जमहूरियत और आइन के चेहरे पर जोरदार तमाचा है। कैसे देखते हैं इस ट्वीट को? देखिए, आज शहबाज शरीफ की और मौलाना फजलुर रहमान की बात हुई है फ़ोन पर, और मौलाना ने उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि अभी उन्होंने धरने का कोई ऐलान नहीं किया। ये 8 दिसंबर वाली कोई डेडलाइन नहीं है, और उसमें शहबाज शरीफ और फजलुर रहमान के दरमियान जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई। कल राना साहब की मुलाकात भी हुई थी। कल खबरें आ रही थी कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया जा रहा है। आज खबर आ रही है कि कौमी असम्बली का इजलास 10 दिसंबर को बुलाने की बात की जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है वो इसको सीरियस ले रही है, नेगोशिएशन की बात हो रही है, मौलाना साहब को मनाने की, कन्विंस करने की बात की जा रही है। जो मदारस एक्ट का बिल है, इसको नून ने भी वोट डाला है, पीपल्स पार्टी ने भी वोट डाला है, ठीक है, और ये मुतफ़िका बिल था। लेकिन मसला कहाँ पे आके रुका हुआ है? देखें, एक राय तो हुकूमत की ये है कि ये 18वीं तरमीम के बाद अब एक सूबाई मामला है, और वफाकी हुकूमत ये ऐसी कानून साजी नहीं कर सकती, इसमें इसका कोई काम। लेकिन मौलाना का मौक़िफ़ है कि ये बात तो आप मंजूर करने से पहले मुझे बताते। अब मेरे से आपने 26वीं आईनी तरमीम पर वोट ले लिए हैं, और आपने मेरे वोटों से 26वीं आईनी तरमीम पास कर ली है, तो मेरे मदारस एक्ट के बिल की दफा आप कहते हैं कि ये ठीक नहीं है, ये तो गलत बात है, ठीक है ना।
तो मैं समझता हूँ इसमें जो है ना एक से किसी मदरसे की एक से ज़ायद शाखें होंगी तो उन्हें अलग अलग रजिस्ट्रेशन करने के लिए सिर्फ मेन कैंपस की रजिस्ट्रेशन होगी और मतलब इसमें जो मदारिस की रजिस्ट्रेशन को आसान बनाया गया है और गवर्नमेंट जो मदारिस की रजिस्ट्रेशन को ज़रा सख्त बनाना चाहती थी, जो कि होना चाहिए, जो कि होना चाहिए। अब ये इस हवाले से अपना अपना अलग अलग मौक़िफ़ है, लेकिन बहरहाल गवर्नमेंट जो है वो नहीं चाहती कि मौलाना सड़कों पे आए। पहली बात आप ये समझें, और हत्तुल इम्कान कोशिश की जाएगी कि मौलाना के साथ कोई दरमियान का रास्ता निकाला जाए। इसीलिए मौलाना के साथ अब देखें ना, कल सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने एक और ट्वीट किया। उन्होंने कहा जी फैसल वाडा और राना सनाउल्लाह वाली मुलाकातें तो सबको पता हैं, लेकिन मौलाना की एक और अहम मुलाकात हुई है जिसका किसी को नहीं पता। कौन? अच्छा, अब ये भी बड़ी बात है। अब देखें, अगर तो किसी पॉलिटिशियन से हुई होती तो पता लग जाता, जैसे मोहसिन नकवी से हुई है, पहले पीटीआई वालों से हुई थी, सब पता था। तो फिर मेरा मतलब एस्टेब्लिशमेंट से कोई बड़ा आदमी मौलाना को मिला है, और यही वजह है कि फिर जो सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का ट्वीट है वो तो ये इशारा कर रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट से कोई बड़ा अहदेदार जो है, बड़ा नाम जो है वो मौलाना को मिला है। यही वजह है कि मौलाना को समझाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा जी बड़ी होशरुबा तफसीलात हैं राना सनाउल्लाह वाली मुलाकात की भी और ये भी। अच्छा, लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि बहरहाल मौलाना को एंगेज जो है गवर्नमेंट हर सतह पे कर रही है। देखिए, मौलाना भी एंगेज हो जाते हैं, मौलाना भी डेडलॉक नहीं लगाते हैं, मैनेज हो जाते हैं बड़ी आसानी से। मैनेज होते हैं या नहीं होते, लेकिन वो एंगेज हो जाते हैं। कल फैसल वाडा ने कहा है ना कि मैं बड़ा मुतासिर हूँ मौलाना से कि जिस तरह से उन्होंने पीटीआई वालों को अपने पीछे लगा के अच्छा, रखा। अब स्ट्रेटेजी को मैं मानता पहले तो बिलावल बहुत अच्छे बच्चे बने हुए थे मौलाना के आगे, लेकिन अब बिल मुस्तरद तो आसिफ जरदारी साहब ने किया है, उनको खिला भी उन्हीं से है। तो अब वो गवर्नमेंट के कहने पे किया है या अपने तौर पे किया है, लेकिन बहरहाल हुकूमत की कोशिश ये है कि एक तरफ वो पीटीआई के एहतजाज से निपट रही है, एक तरफ वो पीटीआई की कॉल से, सिविल नाफरमानी से, ऑन स्लॉट से निपट रही है। दो महाज़े जंग ठीक नहीं है हुकूमत के लिए, लिहाजा मौलाना का महाज़े जंग नहीं खुलना चाहिए। यही एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत का मुफाद है, फैसला भी है, यही है फैसला। जिस तरह एक जिन बोतल में बंद किया गया ना जुडिशल कमीशन में जुडिशल एक्टिविज्म का, इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान का एक्टिविज्म भी वारे में नहीं है। तो इसलिए उनसे अगर मैं तो अपनी तरफ से तो कोई खबर नहीं देता, लेकिन कामरान मुर्तज़ा साहब का ट्वीट इशारा करता है कि वो मुलाकात को एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से थी। तभी शायद अभी अचानक से जो मौलाना साहब ने कहा है कि हमने कोई डेडलाइन नहीं दी, हालांकि डेडलाइन दे दी थी, 8 दिसंबर की बात कर दी थी, और अब कह रहे हैं कि नहीं अभी एहतजाज की कोई कॉल नहीं दी है। तो इसका मतलब यही है कहीं ना कहीं बातचीत चल रही है। अगर वो कह रहे हैं कि 10 दिसंबर को कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जा सकता है, तो उन्होंने मौलाना को कहा होगा कि हम देखें सदर के इतराज लगाने के बाद तरीक़ाकार क्या है, यही है कि पार्लियामेंट दोबारा मंजूर करे। मौलाना ये चाहते होंगे कि आप पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाएं या कौमी असम्बली और सेनेट से यही बिल दोबारा मंजूर किया जाए, क्योंकि अब सदर के एतराज़ लगाने के बाद आईनी रास्ता तो एक ही रह गया ना कि आप इस बिल को दोबारा मंजूर करें, अब इस बिल को दोबारा मंजूर करें और इसको दोबारा पार्लियामेंट से मंजूर करें। जब पार्लियामेंट दोबारा मंजूर कर ले फिर सदर की मंजूरी की भी जरूरत नहीं रहती है। तो अब देखें पार्लियामेंट के इजलास कब बुलाए जाते हैं, क्या मौलाना साहब सड़कों पर निकलते हैं या मौलाना साहब पहले ही मैनेज हो जाते हैं, ये भी बड़ा सवाल है। वैसे तो जो रहा है एक केस हिस्ट्री रही है, इससे पहले हम देख चुके हैं कि मौलाना साहब को मैनेज कर ही लिया जाता है, मौलाना साहब मैनेज हो जाते हैं। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे सना कहवान को, मुज़म्मिल सौरवदी साहब को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।